हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आज के वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नई थ्योरी। देखिए बच्चों, आपने केमिकल बॉन्डिंग में चार थ्योरी के बारे में सुना होगा। सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में टोटल चार थ्योरीज पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थ्योरी थी कोसल लेविस थ्योरी, वो आपने पढ़ ली है। दूसरी थ्योरी थी आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जिसको हम बोलते हैं VSEPR थ्योरी, वो आपने पढ़ ली है। बीच बीच में कई सारे वीडियो डायपोल मूवमेंट पे, इससे पहला वीडियो फिजांस रूल पे, फिर आपने हैबिटेशन के बारे में पढ़ा था, वगैरह वगैरह, ये सब हो गया है। आज बारी है तीसरी थ्योरी की। और बच्चों, तीसरी थ्योरी हमारे पास है, याद है किसी को? VVT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है बच्चों, तीसरी थ्योरी है जिसका नाम, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे VBT। क्लियर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्पेशल क्या बताती है? तो बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी बॉन्ड के एनर्जी कंसिडरेशन को बताती है। इसमें हम एनर्जी के बारे में और ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो कंसेप्ट रह गए हैं, जैसे मान लीजिए आपने दो थ्योरी पढ़ी है, कोसल लेविस एंड VSEPR, तो उनमें जो कुछ कमियां हैं वो ये थ्योरी थोड़ा सा कुछ पूरी करने की कोशिश करती है। जैसे सबसे बड़ी कमी क्या है? एनर्जी की। आपने दो थ्योरी पढ़ी, आपने कहीं एनर्जी का कोई नाम ही नहीं सुना कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो कितनी एनर्जी उसको चाहिए होती है बॉन्ड बनाने के लिए, या कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कम होती है बॉन्ड बनाने के लिए, किसी बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। जो आपने दो थ्योरी पढ़ी है, बहुत सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर जाती है। जैसे VSEPR क्या करती है? शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताती है ना। और कोसल लेविस थ्योरी केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बताती है। लेकिन जो वहां पर कुछ कमियां रह गई है वो हम यहां पर दूर करेंगे। तो कुछ नई चीज सीखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम पढ़ेंगे, पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी के बारे में कुछ थोड़ा सा चीजें हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। और दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। दोनों ही चीजें किसी बॉन्ड को बनाने में काम आती है। यानी बॉन्ड जब बनता है तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का रिलेशन होगा, और जब भी दूसरा कोई बॉन्ड बनेगा तो वहां पे कोई ना कोई एटम का, किसी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले डिटेल से डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। तो हेडिंग डाली सबने? ठीक है, तो पहले मेजर हेडिंग डालो, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। तो बच्चों, हम एनर्जी के बारे में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो किस तरह से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। साथ में हम ये पढ़ेंगे कि किसी मॉलिक्यूल के बीच दो एटम के डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, और यहां पर हम लेंगे एक एग्जांपल जिसमें हम लोग बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन यानी H2 मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब सब लोग जानते हैं हमारा जो H2 मॉलिक्यूल है वो किससे मिलकर बना है? दो H एटम से मिलकर बना है। ये तो ना, एक H एटम दूसरा H एटम, तब क्या बनेगा? हमारा H2 मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से देखो, है ना, कुछ मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। मान लिया जाए हमारे पास एक H एटम है, ये H एटम है, और इस पर एक प्रोटॉन होता है और H एटम पर एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो बच्चों देखो, इस H एटम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज HA, यानी हाइड्रोजन का एटम है जिस पर एक प्रोटॉन है, और ये है बच्चों हमारे पास
इलेक्ट्रॉन, तो He ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटॉन के साथ जुड़ा होता है, और ये साइन मैंने इधर मान लिया, इसका मतलब दोनों के बीच क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर हो रहा है? हाइड्रोजन का ये पूरा एटम हो गया जिसमें हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ये देखो, ये सेंटर में प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, चलेगा। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, दो हाइड्रोजन के एटम को जोड़ूंगा और आपस में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाऊंगा। क्लियर? तो एक हाइड्रोजन का एटम मैंने यहां रखा और एक यहां रख दिया, तो उसको भी सेम ऐसे बनाऊंगा। ये है आपका Hb यानी दूसरा हाइड्रोजन एटम, और इसका इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे बना दिया इधर, ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, इसको लिखूंगा मैं He। क्लियर हो गया है ना। ई लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ई से पता लगेगा, है ना। E माइनस एंड E माइनस। क्लियर हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच भी अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के थ्रू अट्रैक्ट होगा। देखो बच्चों, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, अभी दोनों की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी बहुत दूर दूर है दोनों। तो जब दो एटम बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके बीच कोई भी फोर्स काम नहीं करता है, या उनके बीच कोई भी नया फोर्स, या दोनों के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग लड़का लड़की की शादी करते हैं ना, तो लड़का कहीं और लड़की कहीं और, तो अभी दोनों मिले नहीं है, तो अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इस हाइड्रोजन एटम को यहां लाऊंगा, इसको यहां लाऊंगा, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो जब मैं दो एटम को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पास पास लाता हूं, तो एक हाइड्रोजन एटम मैं यहां पे ला गया, देखो इसको यहां पे ला गया, HA, ये ऐसा लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा है ना। क्लियर? माइनस। अच्छा, दूसरा आ गया यहां पर, इसको इधर ला गया मैं ना, इसको यहां पे ला गया। ठीक है बच्चों, ये प्लस, और इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर माइनस, है ना। और अट्रैक्शन फोर्स अभी भी, ये देखो, दिस इज Hb, हाइड्रोजन एटम दूसरा, ये पहला। क्लियर? अब देखो बच्चों, जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो कुछ नए फोर्स यहां पर पैदा होते हैं। द न्यू फोर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये तभी आए जब इनको पास पास लाए। दूर दूर रहेंगे तो इन पर केवल एक इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स होगा, बस, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं होता है। लेकिन यहां पर ये फोर्स तो है, लेकिन कुछ नए फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं जब दोनों एटम एक दूसरे के पास आते हैं। देखो, तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। पहले तो नहीं था, लेकिन नजदीक आने से इसने इसको क्या किया, रिपेल किया। देखो, नया फोर्स आ गया। तो रिपेल का मतलब होता है द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो दो नए फोर्स यहां पर आ जाते हैं बच्चों, है ना। फोर्स ऑफ रिपल्शन, और फोर्स ऑफ रिपल्शन हमेशा लाइक चार्ज के बीच में होता है। तो बच्चों, एक पहला फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बीच था, सॉरी किसके बीच बना, बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गया। ठीक है। अच्छा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन देखो यहां पर भी आ गया नया, ये तो ज्यादा ही हो गया भाई, है ना। यहां पर तो डायग्राम बनेगा हमारा, इधर लिखते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन, इधर यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है बच्चों, और वो किसके बीच है, बिटवीन टू न्यूक्लियाई, है ना, दोनों के बीच है। दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां पर आ गया, देखो वो किसके बीच है, इस एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच और इस एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ HA एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ HB। ऐसा तो है ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों जो है सेम चार्ज के हैं। तो यहां पर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया। क्लियर हो गया बच्चों।
अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आता है यहां पे, देखो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका प्रोटॉन है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर एक नया फोर्स आ गया है, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक नया फोर्स यहां पर आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब बच्चों हमारे पास दूसरा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। और ये किस किस के बीच है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ Ha एंड प्रोटॉन ऑफ Hb। बिल्कुल, एक का प्रोटॉन तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ Ha एंड प्रोटॉन ऑफ Hb, और उसी तरह वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी प्रोटॉन ऑफ Ha एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ Hb, है ना। तो ये बच्चों यहां पर देखो, अब मैं यहां पे नाम लिख देता हूं इनके, है ना। तो एक फोर्स ये रहा और एक फोर्स ये रहा, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्लियर। और ये वाला फोर्स देखो ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो जब दो न्यूक्लियाई को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से सामने लाए तो एक नए फोर्स हमें मिल गए, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन के इसके प्रोटॉन के बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन के इसके प्रोटॉन के बीच में। फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बीच में, दोनों प्रोटॉन के बीच में और दोनों न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, है ना। तो जब किसी सिस्टम, इसको हम बोलते हैं सिस्टम या मॉलिक्यूल, दोनों वर्ड में इस्तेमाल करूंगा, सिस्टम या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब किसी सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, और जब किसी सिस्टम में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है तो क्या होता है ना। इसको मैं मिटा देता हूं, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, देखो, है ना। तो बच्चों देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो पहले आपको यह समझना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम को पास लाता है, दो चीजों को पास लाता है। तो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, सिस्टम की एनर्जी को कम कर देता है, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। और जब किसी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। वह दो चीजों के बीच में अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो प्यार बढ़ेगा, और प्यार बढ़ेगा तो बहुत अच्छी तरह रहेंगे, और बहुत अच्छी तरह रहेंगे तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात। दूसरा देखो, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, लड़ाई झगड़ा। तो बच्चों फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करता है, किसी सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देता है, और जब बच्चों एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, सीधी सी बात है, समझे मेरी बात। रिपल्शन का मतलब होता है दूर दूर जाना, सीधी सी बात है कि दो लोगों के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दोस्ती कम होगी, रिश्ते कम होंगे, टाइम कम दिया जाएगा, तो दोनों के बीच रिश्ता खत्म हो जाएगा। वही है, एनर्जी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो वो सिस्टम कभी टिक नहीं पाता ना। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो घर कभी सुखी नहीं रहता है, और जिस घर में अट्रैक्शन होता है, प्यार मोहब्बत होते हैं, तो वहां सब सुखी रहते हैं। सेम सिस्टम है यहां पर। तो इसको हम फैमिली से रिलेटेड देख सकते हैं ना। अब देखो बच्चों, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वहां पर जो बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी वहां पर बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे भाई, सीधी सी बात है। लड़का लड़की आपस में मिले, एक दूसरे को पसंद किया तो शादी होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। सेम कंसेप्ट दूसरे पर अप्लाई करते हैं, रिपल्शन, एक ने दूसरे को गाली दी, लड़ाई झगड़ा हुआ तो रिश्ता ब्रेक। तो
बॉन्ड विल नॉट फॉर्म। रिश्ता ही नहीं बन सकता है भाई, जहां पर लड़ाई झगड़ा होगा, जहां पर जो है तनातनी होगी, एक दूसरे को गालियां दी जाएंगी, तो वहां पर कभी भी रिश्ता नहीं बनेगा, कोई भी बॉन्ड वहां पर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने आपको एनर्जी के कंसेप्ट में बता दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो, हमें दोनों फोर्स रखने हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप फोर्स ऑफ रिपल्शन को निकाल दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रखो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और प्रोटॉन भी रहेंगे, ये तो है ना भाई। हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन है, ये तो रहेगा रहेगा, इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन है तो रहेगा रहेगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन भी रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहेगा। जैसे हमारे अंदर गुस्सा भी है तो प्यार भी है, हमें बैलेंस करके चलना है, कब गुस्सा दिखाना है, कब गुस्सा नहीं दिखाना है, कब प्यार दिखाना है, वही कंसेप्ट यहां पर है। यानी अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन थोड़ा सा कम रहेगा, तो सिस्टम की एनर्जी बैलेंस रहेगी, यानी कम रहेगी, तो सिस्टम विल इंक्रीज स्टेबिलिटी और बॉन्ड बनने की वहां पर पॉसिबिलिटी हो जाए। क्लियर हो गया? तो हटाना नहीं है दोनों में से किसी एक को, है ना। ऐसा नहीं कि भाई रिपल्शन को हटा दो, पॉसिबल ही नहीं है रिपल्शन को हटाना, है ना। तो बच्चों आप देखो क्या है, अगर हमें यहां पर बॉन्ड बनाना है, ठीक है ना, अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा रखना पड़ेगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम रखना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट देखो मैं आपको बताता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो बच्चों क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और जब सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो वहां पर बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? और अगर उल्टा हो जाएगा तो यानी जो यहां पर ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो बच्चों वहां पर क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो सिस्टम स्टेबिलिटी लूज करेगा, कम होगी स्टेबिलिटी, तो बॉन्ड विल नॉट फॉर्म्ड। क्लियर हो रहा है? तो वहां पे बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये दोनों फोर्स का कमाल है, वो ये बताता कि कब बॉन्ड बनेगा और कब बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हमें तो बॉन्ड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा रखना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्या करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा हो जाए। नोट करो जरा फटाफट, फिर बताता हूं कैसे करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, देखो तो भैया आपने समझ लिया कि एनर्जी के लिए हमें किस तरह का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना हो गया। अब बच्चों देखो एक चीज बताता हूं आपको, अगर हमें बॉन्ड ही बनाना है, हमें अगर बॉन्ड बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा होगा। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना ही लिया है तो ऑब्वियसली इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा, सीधी सी बात है ना। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसी चीज हम करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो। अब मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से। इतना नोट कर लिया आपने, है ना। चलो ठीक है भाई, पूछा जाता है कई बार ये, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो हमेशा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बन गया है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि भाई क्या ऐसी चीज है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा रही है ना। तो बच्चों यहां पर हम बनाने वाले एक ग्राफ, और उस ग्राफ से आपको पूरा क्लियरली मालूम हो जाएगा कि कितनी एनर्जी कम होती है और किस कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल डायग्राम, है ना।
देखो, तो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं। देखो इसका एक, पहले आप डायग्राम्स बनाओ पहले, फिर मैं उसको समझाता हूं। ऐसा ऐसा डायग्राम किसके बीच बनेगा? यहां पर है बच्चों हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, डॉटेड लाइन, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। क्लियर हो गया? यहां पर 0 है। ठीक है बच्चों? अच्छा, थोड़ा बड़ा बड़ा बना दे इसको ना, थोड़ा दूर बनाते हैं, जरा सा इधर करते हैं, इधर इधर 0 रखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको देखने में भी मजा लगे, है ना। तो यहां पर 0, ऊपर पॉजिटिव कर लो, नीचे नेगेटिव हमने कर ही रखा है ना। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लियर? तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमने सेम वही कंसेप्ट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है ना। देखो, और इसमें एक और चीज करते हैं, ऐसा कुछ कर दे, कुछ ऐसा कर कमाल, है ना, कि पढ़ाई समझ में आ जाए। इतना हो गया? ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, यहां पर आपने एक एटम रखा है, यहां पर यह हाइड्रोजन का एक एटम है, इसको तो मैं 0 इधर कर देता हूं। ये है HA, यहां पर आपने एक एटम रखा है। अभी क्या करूंगा, मैंने एक एटम को जो मैं फिक्स रखूंगा और दूसरे एटम की डिस्टेंस में कम करता जाऊंगा। यहां पर मैंने कहीं दूसरा एटम रखा है, इधर, और यहां पर एक एटम को मैंने फिक्स रखा है। तो दूसरे एटम को मैं धीरे धीरे इस एटम के पास लाऊंगा, यानी ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, ये दो एटम के बीच की डिस्टेंस है, ऐसा। क्लियर? तो एक एटम कहीं यहां है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, और एक एटम मैंने फिक्स रखा है, ऐसे किया था हमने। ठीक है, तो बच्चों एक एटम को मैं धीरे 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 दूसरे के नजदीक लाता जाऊंगा। तो चलो मान लिया जाए, देखो यहां से मैं एटम को लाया दूसरे एटम को यहां से लाया, तो जैसे ही इसके नजदीक पहुंचेगा, अब नए फोर्स यहां पर ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वही फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों देखो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना, ये वाली, ये एनर्जी को बताती है, ध्यान रखना, दिस रिप्रेजेंट एनर्जी। और कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, आप समझ सकते हैं ये लाइन। और ये जो लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। क्लियर? इसलिए मैंने डिस्टेंस लिखा यहां पर। ठीक है, देखो ये एनर्जी वाला है। क्लियर हो गया? यहां से आप एटम को लाते गए, एक एटम यहां पर, दूसरा एटम यहां पर, ये लाए। ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच क्या बढ़ेगा? अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों आएंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि डिस्टेंस कम करने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। क्या? डिस्टेंस कम करने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। तो बच्चों देखो, जैसे जैसे आपने डिस्टेंस कम करते गए, है ना, डिस्टेंस कम करते गए, तो देखो एनर्जी कम होती गई। देखो धीरे धीरे सिस्टम की एनर्जी लूज हो रही है, और नजदीक लाओ, आप यहां पर लाए तो एनर्जी इतनी कम हो गई। पहले इतनी थी, यहां पर एटम था तो इतनी एनर्जी थी, यहां पर एटम लाए तो एनर्जी कम हो गई है। तो धीरे धीरे जैसे आप इसको नजदीक लाते जा रहे, तो अट्रैक्शन फोर्स विल इंक्रीज। ध्यान रखना, है ना, जब डिस्टेंस कम होती है तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। यानी बोलने का मतलब रिपल्शन भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विल बी मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन फोर्स। तो धीरे धीरे कम करते जाओ। तो बच्चों इस सिस्टम की धीरे धीरे एनर्जी भी लूज होती रहेगी, एनर्जी कम होती रहेगी सिस्टम की। और जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूलर एनर्जी कम होती है, इसका मतलब मॉलिक्यूल किस तरफ जा रहा है? स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो बच्चों एक ऐसी डिस्टेंस आएगी, यहां पर एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जहां पर एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, ये वाली डिस्टेंस। अब मैं बात करता हूं, है ना, नजदीक लाए, एनर्जी कम होती गई। लेकिन देखो इस पॉइंट पर आके, यानी ये एटम आप यहां पर ला गए, अब एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है, तो इस एटम को यहां पर लाने से एनर्जी मिनिमम हो गई। देखो मिनिमम एनर्जी हो गई ना यहां पर,
तो इस लाइन को मैं एनर्जी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, ई, दिस इज एनर्जी। क्लियर हो रहा है भाई, है ना? तो आप एटम यहां पर लाए तो एनर्जी कम हो गई। अच्छा, यहां पर लाने से इस सिस्टम की एनर्जी मिनिमम है, ये मानते हो? अब आपने बोला थोड़ा सा लालच करके मैं और जरा सा इसको आगे ले आता हूं, क्या पता और एनर्जी कम हो जाए। लेकिन जैसे ही बच्चों आप इसको आगे लाए, एनर्जी बढ़ने लगी। देखो सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लगी। अगर आप इसको यहां पर लाओगे तो देखो एनर्जी आपको बढ़ी हुई मिलेगी, यहां पर लाओगे तो और बढ़ी हुई मिलेगी, और यहां पर लाओगे तो फिर वही कहानी हो गई भाई, जहां से गए थे वहीं पहुंच गए, डाक के 3 पाक। क्या फर्क पड़ा? तो बच्चों देखो, मैंने अभी आपको बोला था कि हमें सिस्टम की एनर्जी को मिनिमम रखना है, तो हमें अट्रैक्शन फोर्स को ज्यादा रखना पड़ेगा। और अट्रैक्शन फोर्स कब ज्यादा हो रहा है? जब हम डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। तो बच्चों दो एटम की वो डिस्टेंस जहां पर एनर्जी मिनिमम होती है, उसी डिस्टेंस को हम दोनों एटम की बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। लेंथ के बारे में बात करता हूं, हम बोलेंगे जब दोनों एक डिस्टेंस पर आ जाते हैं, इसका मतलब दे आर सेड टू बी बॉन्डेड, तब ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना बात मेरी, कि आपने इस डिस्टेंस पर दोनों एटम को रखा है, तो दोनों एटम की ये डिस्टेंस इस सिस्टम की मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। और मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है बच्चों मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्लियर? तो इस डिस्टेंस पर रखने से दोनों एटम के बीच स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, यानी वहां पर दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, वो तो बोलते बॉन्ड बनाएंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने का मतलब ये थोड़ी कि एक एटम दूसरे के अंदर घुस गया, ऐसा नहीं होता बच्चों, है ना? बॉन्ड बनाने का मतलब ये हुआ कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच एक मिनिमम डिस्टेंस है, ऑप्टिमम डिस्टेंस इसको बोलते हैं, मिनिमम तो नहीं ऑप्टिमम, यानी इतनी डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को ना तो हम कम कर सकते हैं ना तो ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों अगर इस डिस्टेंस को आपने कम ज्यादा किया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और कम किया तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी दोनों एटम को आपने इतनी डिस्टेंस पर रखना है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू मिनिमम है। ये तो हुआ। तो वहां पर उस सिस्टम को हम स्टेबल सिस्टम बोलेंगे, यानी वहां पर वो दो एटम एक दूसरे से बॉन्ड बनाने की कंडीशन में मैक्सिमम होंगे। ये तो हुआ। तो अब यहां पर ये दोनों बिल्कुल न तो इधर जाएंगे न इधर जाएंगे, जहां जाएंगे दोनों इसी डिस्टेंस को लेते हुए जाएंगे। ये कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, है ना, ये डिस्टेंस मेंटेन रहने वाली, ये वाले डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, सॉरी डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी इस डिस्टेंस पर दोनों एटम को हम बोलेंगे दे आर बॉन्डेड। क्लियर हो रहा है? समझ में बात आ रही है? क्योंकि यहां पर किसी सिस्टम की सबसे मिनिमम एनर्जी है। तो बच्चों ना तो इसको आप आगे कर सकते हो ना तो इसको पीछे कर सकते हो। आगे करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, पीछे करोगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी। तो हमें दोनों एटम को इतनी डिस्टेंस पर रखना है कि जहां पर सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो और सिस्टम की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे दे आर बॉन्डेड। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम is said to be bonded molecule, is said to be bonded, or formation of molecule in which force of attraction is more than फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये तो हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा है, तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो मिनिमम रहेगी, तो सिस्टम वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो वहां पर जो एटम है वो क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल कहलाएंगे, यानी बॉन्डेड स्टेट। दिस इज कॉल्ड बॉन्डेड स्टेट। क्लियर हो गया? समझ में बात आ गई? ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों की। अच्छा अब देखो, एक हाइड्रोजन एटम यहां पर है, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम यहां पर है, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, दो हाइड्रोजन के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये वाली D0। तो D0 का मतलब होता है बॉन्ड लेंथ, मतलब
डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई, ये तो दोनों के न्यूक्लिया के बीच के डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो बच्चों ये बॉन्ड लेंथ हर किसी मॉलिक्यूल के लिए फिक्स होती है। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, देखो यहां पर है ना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम ये हाइड्रोजन, दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो होती है 74 पिकोमीटर। देखो पिकोमीटर में होती है बहुत कम, 10 की पावर -12 मीटर, -12 लगा लो आप, इतनी कम होती है। तो आपको लगेगा दोनों एक ही है, लेकिन दोनों एक नहीं है भाई, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। इसी तरह जो है क्लोरीन की डिस्टेंस अलग होगी, है ना, क्लोरीन और हाइड्रोजन की अलग होगी, फ्लोरीन की अलग होगी। ये डिपेंड करता है कि आपके पास एटम कौन सा है। तो अभी मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 74 पिकोमीटर, और इसी डिस्टेंस में दोनों हमेशा मेंटेन रहेंगे। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ कभी भी कम और ज्यादा नहीं हो सकती, फिक्स होती है, ठीक। अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ई, दिस इज कॉल्ड बच्चों बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। यानी बोलने का मतलब यह है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ, देखो वैसे बॉन्ड एनर्जी को हम तो ये बोलते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के एक मोल को तोड़ने में, क्या बोला मैंने, अभी लिखा ही देता हूं मैं, ना कई बच्चे समझ में नहीं आएंगे। क्या लिखाना है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी बातें की है ना, ई से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक, या टू सेपरेट करते हैं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में, इस पेन को तोड़ने में मुझे जितनी एनर्जी लगेगी उसको मैं बोलूंगा इस पेन की बॉन्ड एनर्जी। तो अगर आपने मॉलिक्यूल को तोड़ना है, मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, H और H है, इसको आपने तोड़ना है, तो जितनी एनर्जी आप इसको तोड़ने में लगाओगे, द एनर्जी ऑफ अमाउंट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो ये बच्चों होती है 435.8 किलो जूल पर मोल, इतनी होती है ना। हाँ देख लेता हूं मैं भाई, वैल्यूज तो मुझे याद रहती है नहीं। सही है, करेक्ट, 435.8 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए होगी, तब जाके आप एक हाइड्रोजन को और दूसरे हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो। बोलने का मतलब यह है कि इन दोनों को आपको अलग करना है, तो बोलने कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी ना, यानी इसको यहां ले जाना है, यहां तो ले जाना पड़ेगा इसे, तो देखो एनर्जी, उतनी अमाउंट आपको एनर्जी चाहिए। या देखो बच्चों सेम कंसेप्ट आता है कि एक H एटम और दूसरे H एटम को जोड़ने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी रिलीज टू सेपरेट ए मॉलिक्यूल इनटू इट्स एटम और टू ज्वाइन ए एटम इनटू इट्स मॉलिक्यूल। देखो दोनों चीजें सेम है, यानी तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी दोनों को जोड़ने में भी लगती है। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गया भाई? भाई इस पेन को तोड़ने में मुझे जितनी एनर्जी लगेगी उतनी एनर्जी मुझे इसको जोड़ने में भी चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। अब देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहां पे हम एनर्जी की अमाउंट से ये पता कर सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा। सीधी सी बात है, समझ रहे बात मेरी? अगर मुझे किसी बॉन्ड को बनाने में एनर्जी इतनी लगती है, जैसे ये हुई हमारे पास 435.8 kJ पर मोल, इतनी लगती है, किसी और एटम को बनाने में 700 kJ पर मोल लगती है। तो क्या लगता है बच्चों, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सीधी सी बात है ना, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एक्सचेंज, मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो आप एनर्जी के
चेंजिंग से आप ये बता सकते हो कि कौन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन बॉन्ड वीक होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या कंज्यूम होगी, वो डिपेंड करेगा कि उतना स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है। क्लियर हो गया? कम होगी तो कम, देखो कम अमाउंट, अगर मुझे थोड़ी सी ताकत से टूट जाता है तो इसका मतलब ये वीक है। अगर मुझे ताकत ऐसे लगानी पड़ती है इसका मतलब ये स्ट्रांग है। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार लकड़ी को और लोहे को तोड़ के देखना तो पता चल जाएगा कौन स्ट्रांग है। वही कहानी है एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां पर बच्चों ये सारा खेल किसका है? हमारे पास एनर्जी का है। तो समझ में आ गया कि ये बॉन्ड लेंथ होगी, ये बॉन्ड एनर्जी हो गई, और जो हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमने दोनों को इतनी डिस्टेंस पे रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विल बी मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन फोर्स। अगर डिस्टेंस आपने कम और ज्यादा करने की कोशिश की तो बच्चों देखो एनर्जी बढ़ने लगेगी, यानी रिपल्शन फोर्स बढ़ने लगेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस कंडीशन में रिपल्शन फोर्स कम है और अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है, क्योंकि एनर्जी सबसे कम है। क्लियर हो रहा है? तो नोट करो जरा फटाफट, जो जो मैंने बोला है वो नोट करते जाओ, है ना? ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया हमारे पास, बॉन्ड एनर्जी हमने कर ली है। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एनर्जी कंसेप्ट पढ़ा। अगला जो वीडियो होगा उसमें बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये सब हमने उसमें डिस्कस किया। क्लियर हो गया? तो जैसा मैं पहले कहता आ रहा हूँ, रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाते जाना है, एनसीईआरटी रीड करते जाना है, एक्सरसाइज भी साथ में करते जाना है, जो शीट दी है उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाना है। कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे मैसेज करना है या व्हाट्सअप करना है। क्लियर हो गया? या कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।